Hello, 8th class. Welcome back to our channel. We are doing chemistry chapter 4 structure of an atom या atomic structure. उसके हम कुछ lectures कर चुके हैं and now we are going to do the next lecture. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो एटम का मॉडर्न स्ट्रक्चर है, मतलब आज की डेट में जो एटॉमिक मॉडल एक्सेप्टेड है या जो हम जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, हम उसके थोड़े से डिटेल्स पढ़ने वाले हैं और किसने उसको प्रपोज किया। एंड देन वन मोर थिंग कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली होता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो हम तीन पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनका अरेंजमेंट एग्जैक्टली कैसे होता है वो सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले के लेक्चर्स आई होप, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। मैं हर बार ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई इशू आए तो प्लीज़ आप बताइए, लेट मी नो, सो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट समझ में आता है तो डू प्लीज़ लाइक दी वीडियो। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सो दैट वी फील मोटिवेटेड। हमें अच्छा लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स हमें लाइक कर रहे हैं एंड हमारे चैनल को दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय आर कंटेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं, अब ऐसे बोलने को तो कोई कुछ भी बोलता रहता है। एजुकेशनल चैनल्स में थोड़ा सा इशू आता है कि बच्चा जो है वो पढ़ना कम चाहता है ना। सारे बच्चे जो हैं वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, स्टडीज़ में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। तो फिर भी आप अगर पढ़ाई करें, क्योंकि इसेंशियल तो है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो 8th क्लास का है ये सिलेबस, 8th क्लास का हम कर रहे हैं। कई स्कूल्स में ऐसा मैंने देखा है कि ना वो लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। मतलब अगर बच्चा 7th क्लास में तो उसको 8th क्लास की बुक्स पढ़ाते हैं, 8th क्लास में तो 9th क्लास की बुक्स पढ़ाते हैं, 9th में 10th का सिलेबस कराते हैं। कुछ है, हमारे घर के पास भी एक ऐसा ICSE स्कूल है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। उन्हें लगता है कि बच्चे बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी बच्चे की। तो आई डोंट नो, आई हैव नो कमेंट्स वेदर इट इज़ करेक्ट प्रैक्टिस और नॉट, लेकिन चलिए जो भी है, पढ़ाई तो आपको करनी ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम। एटम जो है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये इनमें से 2 जो हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उन पे -1 का चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स जो हैं उन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी ये थोड़ी सी लंबी लाइन हो गई, इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे +1 का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब एटम के जो 2 मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं? एक है न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, एक एंटिटी है। उसको डिस्कवर किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। उसके चारों ओर जो एरिया है एटम के अंदर, न्यूक्लियस एक बहुत बहुत छोटा टाइनी सा पार्ट ऑक्यूपाई करता है। तो उसके जो चारों ओर का जो एरिया है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, या ऑर्बिट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फिक्स्ड होते हैं एक एटम के लिए, एक एलिमेंट के एक एटम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ये हमने अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। ओके, अब आगे चीज़ क्या है? न्यूक्लियस के बारे में देखें तो न्यूक्लियस जो है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। जो जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सारा के सारा न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन्स। दोनों का वेट काफ़ी ज़्यादा है। जितना भी एक एटम के अंदर वेट है वो उसका सारा के सारा न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं। इनफैक्ट दे आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स हैवी हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिविटी का सेंटर है, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। दूसरी चीज़, सारा मास जो है एटम का, जो सारा मास है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इट इज़
located at the center of the atom. It contains protons and neutrons collectively called nucleons. अब आपने यहाँ पे एक नई टर्म पढ़ी, क्या है ये? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स हम किसको बोलते हैं? अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके बोलें तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स. मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं एक सिंगल एंटिटी अगर बोलें तो दैट इज न्यूक्लियॉन्स. मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं that are held together by strong nuclear forces. आपस में इनमें अट्रैक्शन बहुत होता है, क्लोज रहते हैं. The positive charge of the nucleus is due to the presence of protons because neutrons have no charge. The mass of an atom is concentrated in its nucleus because mass of electrons is negligible. तो ये सब चीज़ें हमें पता हैं, थोड़ी सी यहाँ पे कंसाइज करके इकट्ठा करके बता दिया है. ओके नेक्स्ट, अब हम बात, ये न्यूक्लियस हो गया. हम न्यूक्लियस के बाहर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में आए. मतलब न्यूक्लियस के जो बाहर वाला रीजन है वहाँ पे ऑर्बिट्स हैं. वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स. जो उनके जो पाथ है ना, जैसे रेस होते हैं ना, आपने देखा रेस के ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे मार्किंग्स होती हैं ट्रैक्स की, है ना. एक रेसर को उसी ट्रैक में रन करना है. ही डजंट हैव टू चेंज हिज ट्रैक चेंज नहीं करना. जैसे हम कार चलाते हैं, हमें हाईवे पे जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स, तो आपको लेन चेंज नहीं करनी है अपनी. तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता, सेम ऑर्बिट में मूव करता है. तो एक ऑर्बिट जो है उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है. हर ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल है. तो जब तक इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है तो ना तो वो एनर्जी देता है ना एनर्जी लेता है. It is neither emitting energy neither nor it is absorbing energy. एनर्जी का लेन देन नहीं हो रहा है as long as the electron remains in its own orbit. अपनी ऑर्बिटल में है, अपने ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी का कोई भी गिव एंड टेक नहीं होता. दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. कि जो प्रॉब्लम रदरफोर्ड की थी ना, कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई स्टेबल कैसे, अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. तो हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करके अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें जाके गिर जाएगा. अब ये वाली प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं. एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही मूव कर रहे हैं. दे डोंट मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट. वो लक्ष्मण रेखा है उनके, उसको वो क्रॉस नहीं करते हैं. ठीक है, तो उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है. सो दीज, अब ये जो ऑर्बिट्स हैं जो कि पर्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स. इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं. The energy levels or shells are represented by the numbers 1, 2, 3, 4 and so on. So 1, 2, 3, 4 से represent करते हैं and they also represent by the letters, represented by the letters K, L, M, N and so on. अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आता है कि भाई इनको हम जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये तो सेंट्रल में न्यूक्लियस हो गया. अब जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम 1, 2, 3, 4 की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ठीक है, दैट इज़ फाइन. 1 से स्टार्ट की काउंटिंग आगे जा रही है. यहाँ पे KLM के से क्यों स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट क्यों नहीं किया? ABCD तो ए से स्टार्ट होती है ना, तो के से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर रिसर्च की थी, मैं उनका नाम भूल गई, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट रिमेंबर हिज नेम एज ऑफ नाउ. तो उन्होंने ये KLMN क्यों रखा? क्योंकि उन्हें ये था, उस समय एक्चुअली डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा हो रही थी, साइंस बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था. तो उनको ये था कि शायद और भी कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स डिस्कवर हो जाएंगे जिनके कि फिर नाम रखने में दिक्कत होगी. तो उन्होंने वो ए से लेके शुरू के जो अल्फ़ाबेट्स थे वो जे तक छोड़ दिए. 10 अल्फ़ाबेट्स होंगे ABCDEFGHIJ, उसके बाद 11th होता है के. तो 10 अल्फ़ाबेट्स उन्होंने छोड़ दिए कि शायद नए कुछ एनर्जी लेवल्स डिस्कवर होंगे तो उनके लिए वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो जाएंगे. तो ही स्टार्टेड द नेमिंग दीज ऑर्बिटल्स विद द लेटर के. ओके, और भी रीजंस हो सकते हैं लेकिन दिस वाज द बेसिक रीज़न. तो ये देखिए KLMN ये एनर्जी लेवल्स हैं. एनर्जी लेवल फिक्स है. अच्छा, एक और चीज़ फिक्स होती है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी फिक्स्ड होता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर फॉर्मूला 2n² जिसको हम बोलते हैं.
वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पे उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाते हैं कि भाई कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब एनर्जी लेवल्स हो गए। अच्छा, एक और चीज़, जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास होती है शेल, जो ऑर्बिटल विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, इट हैज़ मिनिमम एनर्जी, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और जो जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होती जाती है उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, एनहांस होते जाते हैं। तो जो फारदेस्ट ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस से, उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिमम एनर्जी कहाँ है? मिनिमम एनर्जी जो है वो के शेल में है, सबसे इनरमोस्ट शेल जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है उसमें मिनिमम एनर्जी है, और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो जो सबसे बाहर वाली शेल है, आउटरमोस्ट शेल है वो एटम की, वो कोई भी हो सकती है, एल भी हो सकती है, एम भी हो सकती है, एन भी हो सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, अब ये जो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, 2, 8, 8, 18 ऐसे होते हैं कि एक शेल के फिक्स होते हैं। जो फर्स्ट शेल होती है के शेल, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एटम में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस एलिमेंट का एटम है, उसमें फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दूसरा है ही नहीं। दैट इज़ वाई उसकी के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबकी के शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यही चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो आपको और एक्सप्लेन की गई हैं। ईच शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ द मिनिमम एनर्जी एंड द शेल फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। सबसे पास वाले की मिनिमम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भूलिएगा मत कि जो शेल न्यूक्लियस के सबसे पास है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है और जो सबसे दूर है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये नील्स बोर हैं जिन्होंने कि एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये बोला कि ऑर्बिटल्स हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका ये है कि दे ही सेड दैट ईच ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये इनके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ही वॉज अ डैनिश साइंटिस्ट, ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड स्टेबिलिटी। इन 1930 नील्स बोर proposed a model of atom in order to overcome the shortcomings of Rutherford's model. He presented a model of an atom to explain the arrangement of electrons in the atom. He also explained the observed atomic spectra and the chemical properties of matter. मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, क्या क्या उसके रीजंस हैं, क्यों बनता है, वो सब बताया। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1922 फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। So he's a Nobel laureate, Niels Henrik David Bohr. ओके, तो ये साइंटिस्ट हो गए। अब हम आगे 6 पॉइंट करते हैं। 6 पॉइंट में क्या दे रखा है? द 6 पॉइंट इज, 6 पॉइंट देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सेम। एक एटम जो है वो एक एलिमेंट का जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट का एटम है तो फिर वो डिफर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, मतलब कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के अंदर। सपोज 7 प्रोटॉन्स है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 प्रोटॉन्स है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दे आर ऑलवेज द सेम, क्योंकि इसी की वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो सेम नंबर रहने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस आउट हो जाता है एंड एटम ऑन द होल रिमेन्स न्यूट्रल। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ, मतलब एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, तो दस दे बैलेंस द टोटल चार्ज ऑफ द एटम एंड एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. No two atoms contain the same number of protons or electrons, thus the properties of an element are different from the others. कोई भी दो एटम जो होते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमेशा डिफर करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं एक एटम के अंदर, इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आई एटॉमिक नंबर की तो आप प्लीज़ उसमें लिखिएगा कि इट इज़ द नंबर
number of protons present in the nucleus of an atom. That is the atomic number. तो अटोमिक नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एटम की, और अटोमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हमने अभी पढ़ा। तो किसी भी दो एटम्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो उसकी यूनिक क्वांटिटी है, यूनिक एंटिटी है, ठीक है, यूनिक फीचर है। यूनिक का मतलब उसकी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ओके, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in fixed shells or orbits around the nucleus at very high speed. Each orbit is associated with a fixed amount of energy. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो एनर्जी को ना वो लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऑर्बिट चेंज किया तो दे विल ईदर लूज एनर्जी और गेन एनर्जी. Electrons neither lose or gain energy while revolving in the same orbit. As a result, it prevents the electrons from falling into the nucleus and makes the atom structurally stable या electronically stable. ठीक है, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि भाई एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिटल में अगर मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी का गिव एंड टेक नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को साथ में लेके चलते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, नई चीज़, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दो नई टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने आपको भी बताया था ना, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखने को आए तो आप यही लिखेंगे, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश लेटर कैपिटल Z। आप ये नहीं लिखेंगे कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम नहीं लिखेंगे, जबकि ये सही है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, ये एक फैक्ट है। लेकिन फिर भी जब डेफिनेशन आप बोलेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तो यू विल बी राइटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये ध्यान रखेगा स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी ये बड़ी क्लासेस तक, हायर क्लासेस तक भी ये मिस्टेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम एटम का कि सोडियम, एन एटम ऑफ सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स इन इट, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 और Z इज इक्वल टू 11। सोडियम क्या होता है, Na नेट्रम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। In a neutral atom, the number of protons is equal to the number of electrons in it. So we can also say that atomic number is equal to number of protons is equal to number of electrons. लेकिन definition आएगी तो हम protons लिखेंगे, electrons नहीं लिखेंगे. No two elements can have the same atomic number, that is the same number of protons. Therefore, atomic number can be used to identify an element. It is a, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि it is the unique property of an एलिमेंट। यूनिक का मतलब समझते हो कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता दूसरा, मेरे अंदर ये खास बात है, ये मेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, यूनिक हैं, जैसा मेरा फिंगरप्रिंट है वैसा किसी का नहीं हो सकता है ना, सिमिलर हो सकता है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। मेरा DNA यूनिक है, हमारा जो आई स्कैन करते हैं ना, जो आपके आई स्कैन क्यों करते हैं, क्योंकि आई स्कैन में हमारा जो आइरिस होता है उसके जो पैटर्न्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूनिक हैं हर इंडिविजुअल की। अब ये एटॉमिक नंबर हो गया, इसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया, ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ आ गई मास नंबर। मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है कि एक किसी पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं वो जो नंबर है वो मास नंबर कहलाता है। तो the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element is called its mass number, denoted by capital letter A. तो mass number of an element A क्या हो सकता है, number of protons plus number of neutrons, इन दोनों को ऐड कर दो तो मास नंबर आ जाता है। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे जो कैपिटल X है वो क्या है, सिंबल है एलिमेंट का, A जो है वो मास नंबर है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। अभी मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिखा था ना, सोडियम लिखा था, सोडियम जो है ये सिंबल हो गया सोडियम का, और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11 जिसको हमने नीचे लिख दिया, मास नंबर होता है इसका 23 उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो दिस इज़ हाउ वी राइट,
ओके। अच्छा, इन्होंने सोडियम का ही एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल एन एलिमेंट Na हैविंग मास नंबर 23 and atomic number 11 is represented as so and so. The number of neutrons in an atom can be calculated subtracting the atomic number from its mass number. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं सोडियम के, तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से अटोमिक नंबर को माइनस कर देंगे। 23 माइनस 11 यू विल गेट 12। इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम। किसी और का एग्जाम्पल ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए। पोटेशियम क्या होता है, 19 और 38 इसके सेम है। यूजुअली मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन कुछ एटम्स में, कुछ एलिमेंट्स में ये डिफरेंट भी होता है। जैसे सोडियम में डबल नहीं है, +1 है, पोटेशियम में डबल है। इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 19 प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी 19 ही हैं। तो 19 और 19 38 इसका मास नंबर हो गया और 19 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है। सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज AMU। एटॉमिक मास यूनिट, जो मास हम देते हैं किसी एटम का, उसकी एटॉमिक यूनिट है ये। 1 AMU इज एक्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब AMU क्या होता है, यहाँ पे हमने एटॉमिक मास को मिस कर दिया, ये पहले पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे दिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सोडियम की केस में मास नंबर 23 माइनस 11 12 हो गई, हमने कर लिया था। अब ये कह रहे हैं एटॉमिक मास क्या होता है। मास का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है। मास बहुत कम होता है और मास जो है बेसिकली वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब ये कह रहे हैं कि हम एटॉमिक मास जब कैलकुलेट करते हैं तो हम एज सच कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि इससे कितना गुना ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम है। तो हम स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम के मास को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और बाकी सारे एटम्स को उससे कंपेयर करते हैं कि उससे ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, उससे ज़्यादा है उनका मास या उससे कम है। तो हमने C12 ले लिया। 1 AMU जो हमारी डेफिनेशन होती है एटॉमिक मास यूनिट की, जिसमें जो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, यूनिट है जिसमें कि हम एटम्स के मास को मेजर करते हैं, दैट इज़ AMU। 1 AMU इज़ एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कितना है, 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12। कार्बन जो होता है C12 होता है ना, कार्बन है C612। कार्बन एक्चुअली जो होता है ये एक कार्बन हो गया। अब कार्बन के ना आइसोटोप्स होते हैं, तो C614 भी होता है, C613 भी होता है। तो ये आइसोटोप्स हैं। तो हम जो C612 है, ये वाला जो कार्बन है, इसका जो मास है एक एटम का, उसको हम 1 AMU मानते हैं। ठीक है। इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन का एटम का जो मास है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 1 AMU। दोबारा बोलूं, एक कार्बन का एटम है C612, ये वाला जो कार्बन है ये नॉर्मल कार्बन होता है। नॉर्मल कार्बन के एटम का जो, एक एटम का जो मास है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो जो 1 पार्ट होगा उन 12 पार्ट्स में से 1 पार्ट होगा, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है। नाउ एटॉमिक मास इज द number of times an atom of a given element is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 C12। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली उसको इन्होंने दूसरी तरीके से लिख दिया कि एक एटॉमिक मास किसी एटम का क्या है कि वो 1/12 ऑफ एक कार्बन एटम से कितना हैवी है। मतलब 1/12 आप ले लीजिए, वो उसका मास हो जाएगा। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 CMU। एक कार्बन एटम का मास होता है 12 CMU, 12 AMU। ठीक है, 12 AMU एक कार्बन एटम का मास है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स, एक ही एलिमेंट ले लीजिए आप, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। अच्छा, सारे एलिमेंट जो हैं वो आइसोटोप्स शो नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ कुछ करते हैं। तो एक ही एलिमेंट के अगर डिफरेंट एटम्स हैं जो कि डिफरेंट मास नंबर शो कर रहे हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो सेम है, क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज हो जाएंगे तो एटम चेंज हो जाएगा, है ना, नेचर चेंज हो जाएगी, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स तो सेम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसका
इसका मतलब क्या डिफर कर रहा है, एटम्स में चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो अगर किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनमें कि एटॉमिक नंबर तो सेम है क्योंकि एक ही एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, मतलब मास नंबर चेंज हो रहा है, तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो the atoms of an element that have the same atomic number but different mass numbers are called isotopes। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफर कर रहे हैं। Isotopes of an element have the same atomic number because they contain the same number of protons and electrons, so they have the same electronic configuration। मतलब कितने कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वो सेम रहेगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, वाई? क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, देन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये डिफ़र कर सकती हैं या करती हैं रादर, हम ये कहेंगे। अब यहाँ पे देखो आइसोटोप्स दे रखे हैं कुछ, जैसे हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप दे रखे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, अच्छा 3 दे रखे हैं तीनों, C612, C613 और C614। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, Cl1735 और Cl1737। ये दोनों क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, और भी एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स शो करते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब एक और टर्म आप पढ़ने वाले हो जिसको हम बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या है कि 2 एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, बट दे हैव सेम मास नंबर। Atoms of different elements having different atomic number but same mass number are called isobars। Isobars की definition क्या है? The atoms of different elements having different atomic number but same mass number are called isobars। Best example है calcium and argon। कैल्शियम और आर्गन जो हैं इनका atomic number तो differ करता है। आर्गन तो पहले आ जाता है, जो हमारा पीरियड है उसकी एंड में आता है आर्गन, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन थर्ड, ये आपकी नोबल गैस है, तो थर्ड पीरियड के एंड में आती है आर्गन। और कैल्शियम जो है वो 4th पीरियड में आता है सेकंड ग्रुप में, 4th पीरियड के सेकंड ग्रुप में आता है कैल्शियम। तो 18 जो है वो आर्गन का एटॉमिक नंबर है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन दोनों के मास नंबर क्या है, 40 है। सो दे आर नोन एज आइसोबार्स। बोथ हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो कैल्शियम एंड आर्गन आर आइसोबार्स। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जो एटम है उसका जो एटॉमिक मॉडल है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये भी ठीक है। Electrons revolve around the nucleus in fixed circular orbits and shell nearest to the nucleus has maximum energy। तो ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला ये गलत है, क्योंकि shell nearest to the nucleus has maximum energy, no it has मिनिमम एनर्जी। तो ये वाला पॉइंट जो है ये मॉडर्न हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो नहीं बोलता है कि ये दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ना एनर्जी को गेन करता है ना लूज करता है। एज अ रिजल्ट इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड फॉल्स इनटू इट, नो बिल्कुल भी नहीं। इट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, नो। इट डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, येस। इट टेक्स अ स्पाइरल पाथ, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी कि इट डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड एनर्जी लेवल। नेक्स्ट, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो देख लीजिए डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ
क्लोरीन जो है 1735 Cl, Cl 1735 R डैश एंड डैश, इसमें से एटॉमिक नंबर कौन सा है? 17 है, और मास नंबर क्या है? 17 हो गया एटॉमिक नंबर, ये नीचे जो लिखा है मास नंबर हो गया 35, तो आप क्या लिखेंगे? 17 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स? अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। तो आइसोटोप्स देखिए आप, इसमें कौन सा पेयर है आइसोटोप्स का? आइसोटोप्स हो गए आपके कैल्शियम एंड, ये आइसोटोप थोड़ी होंगे, ये तो आइसोबार होंगे। आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफर करता है, तो आइसोटोप हो गए ये। हाइड्रोजन जो है, सॉरी गलत बोला मैंने आपको, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, जहाँ पे कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफर कर रहा है, तो ये दोनों जो है वो आइसोटोप्स हैं। और कैल्शियम एंड आर्गन जो है ये क्या हैं? दे आर दी आइसोबार्स, इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, सो दे आर दी आइसोबार्स। वेरी सॉरी, ओके, ऐसे हो जाता है जल्दी जल्दी में। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स फिल करने हैं। अब फर्स्ट ये मतलब तीनों इसकी वो दे रखे हैं आइसोटोप्स। फर्स्ट वाला जो है उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स हैं 1, इलेक्ट्रॉन्स है 1, न्यूट्रॉन्स 0, सही है। सेकेंड वाले में मतलब ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन में, तो इसका मास नंबर 2 है, मास नंबर 2 है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्रोटॉन एंड, तो इसमें फिल क्या करना है? इसमें तो कुछ भी फिल नहीं करना। ओके, थर्ड जो ट्राइटियम है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 होगा। प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? दिस माइनस दिस, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और प्रोटॉन 6 हैं, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, तो मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर कितना हो गया? 12, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 6। नेक्स्ट में क्या है? 13 है मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, कार्बन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7, 7 + 6 13 हो गया। नेक्स्ट, कार्बन का जो थर्ड आइसोटोप है C1214, C1214 है, तो यहाँ पे 14 क्या हो गया? मास नंबर हो गया। प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन्स 8 दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट, क्लोरीन के दोनों दे रखे हैं आपको आइसोटोप्स 17, 35। अब 17 एटॉमिक नंबर है, 35 मास नंबर है, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 35 में से 17 माइनस करो तो कितने हो गए? 18, तो 18 प्रोटॉन्स हैं। अब 18 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी 18 प्रोटॉन के होंगे, 18 तो वो होंगे ना न्यूट्रॉन होंगे, 17 एटॉमिक नंबर जितना उतना ही तो प्रोटॉन होंगे, तो 17 प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ये हो गया। अब सेकंड जो है क्लोरीन का आइसोटोप, उसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो उसका भी 17 होगा, क्योंकि आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। आइसोटोप क्लोरीन का है, एक ही एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 17 हो गया। मास नंबर 37 है, अब प्रोटॉन्स 17 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे, और मास नंबर कितना हो जाएगा इसका? 37 - 17 20, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 20 हो गए। मास नंबर 37 था, 37 में से 17 को माइनस किया, तो न्यूट्रॉन्स हो गए 20, ठीक है। सो हियर वी फिनिश विद दिस लेक्चर। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थोड़ा सा लास्ट में हम ओवरलैप कर गए, क्योंकि एक बार पढ़ते 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 पढ़ते, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहो ना तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। ब्रेक ले लेके आराम से पढ़िए। ओके, इसको कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए आप ये पुराना सारा पढ़ के बैठिएगा। इसके पुराने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से समझ सकें। कॉन्फ़िगरेशन को अपने आप बनाना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ना हमारी आगे जब हम बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में, तो बॉन्डिंग की स्टडी बहुत इजी हो जाती है हमारी।
ठीक है, ओके, टेक केयर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, समझ में आए तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर